एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना स्कूल। दिस इज़ नबीला और आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हमारी एनसीईआरटी मैथ्स टेक्स्ट बुक में से हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। और वैसे हमारे लिए पॉलिनॉमियल्स ये जो नेम है इट इज़ नॉट न्यू फॉर अस। 9th क्लास में हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा था पॉलिनॉमियल्स के ऊपर। वही सेम इंट्रोडक्शन हमारे पास यहाँ पर भी होगा, लेकिन कुछ एड ऑन्स है हमारे पास यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। पॉलिनॉमियल्स का परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगा। तो ये जो नाम है पॉलिनॉमियल्स, इसे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पॉली और नॉमियल्स, जिसका मतलब होता है मैनी टर्म्स। पॉली मतलब मैनी एंड नॉमियल्स मतलब टर्म्स, मैनी टर्म्स। तो वो टर्म्स एल्जेब्रिक भी हो सकते हैं, वो कांस्टेंट टर्म भी हो सकते हैं। और पॉलिनॉमियल्स हमारे पास कई टाइप्स के, वो टाइप्स हम लोग आगे देखेंगे। तो मैनी टर्म्स, जो जितने ज़्यादा टर्म्स हम लोग एक साथ ऐड करके कोई एक एक्सप्रेशन बनाएंगे उसे हम लोग कहेंगे पॉलिनॉमियल्स। जैसे कि अगर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 4x, ठीक है, ये भी एक पॉलिनॉमियल हो गया। अगर हम लोग लिख दें यहाँ पर 6x + 3, ये भी हमारे पास एक पॉलिनॉमियल हो गया। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि द सम ऑफ मैनी एल्जेब्रिक टर्म्स हैविंग डिफरेंट पावर्स, ठीक है, अलग अलग पावर्स होती है अलग अलग वेरिएबल की पॉलिनॉमियल्स के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है, व्हाट इज़ डिग्री, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेकर देखेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखा है 3x² + 2x + 4, कोई भी रैंडम सा हमने यहाँ पर एक इक्वेशन ले लिया है। तो आप इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, कौन से टर्म का सबसे हाईएस्ट पावर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 2 यहाँ पर हाईएस्ट पावर है। तो मतलब इस इक्वेशन का डिग्री हमारे पास क्या होगा, 2, ठीक है। तो सारे इक्वेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग डिग्री कहेंगे। अब हमने यहाँ पर समझ लिया कि डिग्री क्या होता है। अब इस डिग्री के बेसिस पर हमारे पास पॉलिनॉमियल्स 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो वो 3 टाइप्स क्या है हमारे पास, सबसे पहला होगा हमारे पास लीनियर पॉलिनॉमियल्स। तो लीनियर पॉलिनॉमियल्स में होता क्या है, जो भी हमारे पास पॉलिनॉमियल है उसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। हम लोग ऐसे कह सकते हैं अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनॉमियल। तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, जैसे कि अगर ले लें 2x + 5, या फिर हम लोग ले लें √5x + 3, ठीक है। ये 2 एग्जांपल्स हो गए हमारे पास लीनियर पॉलिनॉमियल्स के लिए, जिधर हमारे पास जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास सिर्फ 1 है। अब दूसरा टाइप इसके लिए हमारे पास होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में क्या होता है कि जो हमारा पॉलिनॉमियल होगा उसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री हमारे पास होगी 2। अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर हम लोग इसके भी एग्जांपल्स देखें तो हम लोग लिख सकते हैं 6x² + 4x + 3। मैं सिर्फ एग्जांपल्स के लिए ये सब लिख रही हूँ इधर। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारे पास सबसे हाईएस्ट डिग्री है 2। अब हमारा थर्ड टाइप इसमें होगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल मतलब हमारे पास पॉलिनॉमियल की सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी 3। अगर हम लोग इसका एग्जांपल ले लें तो हम लोग लिख सकते हैं 2x³ + 4x² + 3x + 1, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल का एग्जांपल, जिसमें हमारे पास वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर है 3। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। अब हम लोग देखेंगे कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है, ठीक है। तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल होता है सल्यूशन ऑफ द पॉलिनॉमियल, मतलब जो हमारा p ऑफ x होता है। अब हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन लिखेंगे, जैसे x² + 2x + 3, ठीक है। तो जो इसमें हमारे पास x है उस x की कोई भी जो वैल्यू होगी हमारे पास उसको हम लोग कहेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो सल्यूशन ऑफ द पॉलिनॉमियल है। अब अगर मैं एक और एक इक्वेशन लिखूँ, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो x² - 3x - 4, और कह रहे हैं कि इसका एक ज़ीरो है -1। क्वेश्चन ऐसे देते हैं एट x = -1, मतलब x की जगह पे अगर हम लोग -1 सब्सटीट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। जब भी हम लोग x की जगह पे कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एंड उसे सॉल्व करेंगे और अगर हमारे पास लास्ट में 0 आएगा तब भी हमारे पास जो भी गिवन वैल्यू है x की वही उसका 0 होगा। तो -1 सब्सटीट्यूट करके देखते हैं हम लोग इधर, -1² -3 × -1 -4, -1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास +1,
माइनस 3 माइनस 1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3, -3 इंटू माइनस हमारे पास हो जाएगा +3 -4। अब 1 + 3 हमारे पास हो जाएगा 4, 4 - 4 होगा हमारे पास 0। तो जब हमारे पास 0 आ गया है तो मतलब ये जो x इज इक्वल्स टू -1 दिया गया है ये हमारे पॉलिनॉमियल का 0 है। ठीक है, अगर हम लोग x इज इक्वल्स टू -1 की जगह पे हमें अगर दिया गया है कि x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, तो फैक्टर और ज़ीरो में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। हम लोग बस क्या करते हैं, x + 1 को अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0 आएगा। और अगर हम लोग x + 1 में देखिए, x + 1 को 0 में रख लेंगे हम लोग, और अगर हम लोग +1 को इधर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। तो ये जो चीज़ है हमारे पास ये फैक्टर हो जाएगी x + 1। मतलब जब हम लोग हमारे पॉलिनॉमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। और ये जो x इज इक्वल्स टू -1 है ये हो जाएगा हमारे पास 0 उस पॉलिनॉमियल का। मतलब ये जो x की वैल्यू है -1, अगर हम लोग इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। दोनों का काम तो सेम ही है, बस नाम अलग है और लिखने का तरीका अलग है। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द पॉलिनॉमियल। ठीक है, जो भी हमारे पास ज़ीरोज़ होते हैं और जो पॉलिनॉमियल होता है उसके बीच का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर अब हमारे पास लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए ले लें, लीनियर पॉलिनॉमियल हमारे पास ax + b के फॉर्म में होता है, जिधर x का सबसे हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 है। तो इसके अंदर अगर हमें इसका एक ज़ीरो निकालना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, -b/a। मतलब हमारे पास जो भी b की वैल्यू है उसको हम लोग नेगेटिव कर लेंगे, बाई a कर लेंगे। इसे हम लोग एक तरीके में लिख सकते हैं जो कि है माइनस ऑफ द कांस्टेंट टर्म। देखिए आप लोग, b को हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, बाई माइनस ऑफ द कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, x का कोएफिशिएंट जो भी होगा हम लोग उसे नीचे लिखेंगे एंड ऊपर साइड हम लोग माइनस ऑफ द कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, तो हमारे पास लीनियर पॉलिनॉमियल का 0 आ जाएगा। और लीनियर पॉलिनॉमियल्स के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही 0 होता है। और अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केसेस में देखें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। तो अब हमारे पास इस टाइप के इक्वेशन के लिए 2 ज़ीरोज़ होते हैं। तो सबसे पहला 0 हमारे पास होगा -b/a, लेकिन इस केस में हमारे पास -b यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, हमारे पास -b कोएफिशिएंट ऑफ x होगा, माइनस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x बाई a जो है हमारे पास वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारा पहला 0 हो गया। अब दूसरे 0 के लिए हम लोग करेंगे c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म, जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में 2 ज़ीरोज़ हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। ज्योमेट्री में ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल को हम लोग कैसे लिखते हैं। यू नो दैट अ रियल नंबर k इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल p ऑफ x इफ़ p ऑफ k इज़ इक्वल्स टू 0। ये तो हमने ऑलरेडी अच्छे से समझ लिया है कि जो भी हमारे पास x की वैल्यू होगी वो हम लोग सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, तभी वो रियल नंबर k हमारे पास उसका 0 होगा। बट वाई आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल सो इम्पॉर्टेंट? To answer this, first we will see the geometrical representation of linear and quadratic polynomials and the geometrical meaning of zeros। तो अगर हम लोग आसान शब्द में कहें तो ग्राफ में जो भी हमारे पास ज़ीरोज़ होंगे वो x एक्सिस पे कट करेंगे, वो हमारे ज़ीरोज़ होंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर लीनियर पॉलिनॉमियल के केस में देखें तो हमारे पास एक लाइन के फॉर्म में आएगा हमारा ग्राफ। तो हमारा कोई भी इक्वेशन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे एंड उसकी एक लाइन डालेंगे हम लोग ग्राफ के ऊपर। तो जितने बार वो x एक्सिस पे कट कर रही है लाइन वो हमारे ज़ीरोज़ होंगे। एंड लीनियर इक्वेशन के केसेस में हमें पता है कि सिर्फ एक ही 0 आएगा। तो यहाँ पर के एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन यहाँ कट कर रही है, मतलब हमारे पास 0 हो गया है -1 और -2 के बीच में। वैसे अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म्स में देखेंगे तो हमारे पास कुछ U शेप में आएगा हमारे पास हमारी लाइन। तो यहाँ पर x एक्सिस को ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 4 और एक -1 में, तो मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। और वही अगर हम लोग क्यूबिक के फॉर्म में देखें तो हमारे पास कुछ वेव टाइप में आएगा। अभी उसका ग्राफ हमारे पास नहीं दिया गया है। अगर अब हम लोग यहाँ पर केसेस के बारे में पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो हमारे पास टोटल मिलाकर 3 केसेस है इसमें।
तो सबसे पहला केस होता है, हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड ए डैश, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड ए डैश आर द टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले ग्राफ में हमारे पास दोनों भी ए और ए डैश हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब दोनों पॉजिटिव जीरोज आए हमारे पास, एंड दूसरे ग्राफ में हमारे पास ए पॉजिटिव पे कट करा है, ए डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये दोनों भी हमारे पास जीरोज ही होंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और केस 2 में, हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स, सो द 2 points a and a dash of case 1 coincide here to become 1 point a. The x coordinate of a is only the zero for the quadratic polynomial ax square plus bx plus c in the केस। मतलब ये ग्राफ में अगर हमारे पास जो यू शेप की लाइन है हमारे पास, अगर वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ीरो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अगर केस 3 में हमारे पास जो यू शेप की लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर से जा रही है या फिर एक्स एक्सिस के नीचे से, और वो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रही, मतलब हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसके कोई ज़ीरो नहीं है। हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज माइनस बी बाई ए, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी जीरोस कैसे निकालते हैं वो भी देखा था। लेकिन अब यहाँ पर जो जीरोस आएंगे उसके सम और प्रोडक्ट्स कोएफिशिएंट से कैसे रिलेटेड है वो हम लोग देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब जो भी हमारे पास ज़ीरोज़ आएंगे उसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो माइनस बी बाई ए के इक्वल में होगा। तो माइनस बी बाई ए इधर क्या है, माइनस बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट और ए होता है एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट। हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये तो था हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़। अगर हम लोग ले लें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो जब हम लोग ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए मतलब जो हमारा सी है वो तो हमारा कांस्टेंट टर्म रहेगा हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो कांस्टेंट टर्म बाई ए इज़ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो इस चीज़ को हम लोग वेरीफाई करके देख लेंगे। हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन लेंगे, तो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। तो हमें वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले इसके ज़ीरोज़ निकालने होंगे। तो हम लोग ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म वाले स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग निकालेंगे इसके ज़ीरोज़। तो मिडिल टर्म है हमारे पास 7, तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 टाइम्स 1 हमारे पास होता है 10, तो हम लोग 7 को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि जब हम लोग ऐड करेंगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो हम लोग ले सकते हैं 5 और 2, 5 टाइम्स 2 हो जाएगा हमारे पास 10, एंड 5 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोग ये दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन में लेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन में लेंगे। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x कॉमन है, तो जब हम लोग यहाँ से x ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 5, प्लस यहाँ से हम लोग 2 कॉमन में ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0 नाउ। अब यहाँ पर हमारे पास ये पूरे इक्वेशन में x प्लस 5 कॉमन है, तो हम लोग x प्लस 5 को एक साथ लिख लेंगे, टाइम्स हमारे पास बचा है x प्लस 2। अब x प्लस 5 और x प्लस 2 हमारे पास इस इक्वेशन के फैक्टर्स हो गए। हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 में देखा था फैक्टर्स से हम लोग ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। हम लोग अलग अलग करके इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे, x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, और हमारा दूसरा 0 हो जाएगा x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें से हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल्स टू -5, एंड यहाँ पर आएगा x इज़ इक्वल्स टू -2। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आए हैं, -5 एंड -2। तो मतलब हमारा अल्फ़ा जो है वो है -5 एंड बीटा जो है हमारे पास है -2। तो अब हम लोग इसको वेरीफाई करके देख लेंगे। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होगा, -5 प्लस -2 -b/a कह रहे हैं। -b मतलब हमारे पास x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट है हमारे पास 7 एंड a हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि है 1। तो अब हम लोग यहाँ पर -b की जगह पे लिख लेंगे -7
बाई हमारे पास ए है 1, तो -5 + -2 हमारे पास होगा -7 एंड -7 बाई 1 इज़ -7। तो यहाँ पर ये चीज़ तो वेरीफाई हुई है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ले लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c बाई ए। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब -5 इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू c बाई ए कह रहे हैं। तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, 10 है एंड a 1 है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 10 बाई 1। तो -5 इंटू -2 होगा +10 एंड 10 बाई 1 इज़ नथिंग बट 10। तो यहाँ पर हमने वेरिफिकेशन भी देख लिया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब ज़ीरोज़ हम लोग निकालेंगे एंड उसको ऐड करेंगे तो वो -b बाई a के इक्वल होगा, एंड जब हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास c बाई a के इक्वल होगा। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल्स टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास थोड़े से ग्राफ्स दिए गए हैं जिसमें हमारे पास थोड़े पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो ज़ीरोज़ कितने नंबर में है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़ ऐसा होता है कि जो हमारे पास ग्राफ का लाइन होता है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखते हैं पहले। फर्स्ट वाला देखिए, हमारे पास एक्स एक्सिस पे तो लाइन हमारे पास कहीं कट ही नहीं रही, वाई एक्सिस पे कट रही है, तो मतलब इसके कोई ज़ीरोज़ ही नहीं है, तो हम लोग इसके लिए आंसर लिखेंगे 0। ठीक है, फिर हमारे पास सेकेंड के लिए आएगा, देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कितने बार कट करी है हमारी लाइन, 1 टाइम, तो मतलब सेकेंड वाले के लिए हमारे पास आंसर होगा द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज 1। ओके, अब हम लोग थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वन में देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस पे कितने बार कट करी है हमारी लाइन, 1 2 and 3। ओके, सो इट इज़ कटिंग ऑन 3 पॉइंट्स, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर 3। ओके, नाउ फॉर द फोर्थ वन, कितने बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, 1 2, सो इट इज़ कटिंग 2 टाइम्स, तो हम लोग आंसर लिखेंगे द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, the number of zeros are 2। okay, now for the fifth one, देखिए कितने बार कट कर रहा है, 1 2 wait, okay, so 1 2 3 4। okay, so 4 times, तो यहाँ पर लिखेंगे the number of zeros are 4। the number of zeros are 4। अब हम लोग सिक्स्थ वाले के लिए देखेंगे। यहाँ पर देखिए कितने बार कट कर रहा है, 1, यहाँ पर पहले हो गया 1, फिर हमारे पास 2 ये पॉइंट पे हो रहा है, देन 3, सो देर आर 3 zeros फॉर द सिक्स्थ ग्राफ। द नंबर of zeros are 3। बस इतना सही था हमारे एक्सरसाइज 2.1 में, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए, उसके हमें जीरोज निकालना है, उसके बाद जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, x² - 2x - 8। तो इसके ज़ीरोज़ निकाले हैं हम लोग, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मतलब x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। x² का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है एंड यहाँ पर 8 है, तो 8 टाइम्स 1 हमारे पास होगा 8। ठीक है, तो अब हमें मिडिल टर्म मतलब -2 को इस तरह स्प्लिट करना है कि हम लोग अगर ऐड करें तो -2 आएगा एंड मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आएगा। तो ये जो -2 है हम लोग इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, -4 इंटू
प्लस 2, ठीक है। तो जब हम लोग -4 + 2 करेंगे हमारे पास -2 आएगा, और जब हम लोग 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर x² - 4x + 2x - 8 लिख लेंगे, विच इज़ अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन में ले लेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन में ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास x कॉमन में है, x ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x - 4, एंड यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन में ले लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे +2, तो हमारे पास बचेगा x - 4। अब हमारे पास x - 4 एंड x - 4 कॉमन में, हम लोग उसे एक ही बार लिख लेंगे, x - 4 हो जाएगा, एंड हमारे पास बचा है x + 2, वो लिख लेंगे हम लोग। नाउ ये तो हमारे पास x - 4 और x + 2 इसके फैक्टर्स हो गया। अब हमें इससे ज़ीरोज़ निकालने हैं, मतलब हम लोग रख लेंगे x - 4 = 0, इससे आइए हमारे पास x = 4, एंड यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे x + 2 = 0, तो हमारे पास आएगा x = -2। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हो गए, 4 एंड -2। तो हमारे पास है अल्फ़ा = 4 एंड बीटा है हमारे पास -2। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b/a, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब हम लोग इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे। अल्फ़ा + बीटा मतलब 4 + -2 इज इक्वल टू -b/a। माइनस ऑफ b हमारे पास क्या है, -2 है, -2/a, a हमारे पास है 1। ओके, अब हम लोग करेंगे 4 + -2 होगा 2, विच इज़ इक्वल टू -2/2। माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 होगा 2। तो यहाँ वेरीफाई हो गया, हमारे पास 2 = 2 आ गया। अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 4 × -2 इज इक्वल टू c/a। c है हमारे पास -8/a है हमारे पास 1, तो 4 × -2 हो जाएगा -8, विच इज़ इक्वल टू -8। ये भी वेरीफाई हो गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s²। सेकेंड क्वेश्चन इज 4s² - 4s + 1। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। s² का कोएफिशिएंट है हमारे पास 4 एंड कांस्टेंट है 1। 1 × 4 होगा हमारे पास 4। तो अब हम लोग यहाँ पर ये जो -4 है मिडिल टर्म, इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे, ऐड करें तो -4 आएगा, एंड अगर हम लोग उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, -4 को एज -2 एंड -2, राइट। ठीक है, अब हम लोग -4s की जगह पे -2s लिख लेंगे, तो यह हो जाएगा 4s² - 2s + 1। अब हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन में लेंगे, यहाँ से तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन से हम लोग ले लेंगे 2s अगर हमने कॉमन में ले लिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 2s बचेगा, माइनस यहाँ से हमने 2s ले लिया, 1 बचेगा। फिर हम लोग यहाँ से क्या लेंगे कॉमन में, हम लोग यहाँ से ले लेंगे -1, तो हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में 2s - 1। तो हमारे पास 2s - 1 सेम है, तो हम लोग एक ही बार लिख लेंगे 2s - 1, और बचा हमारे पास 2s - 1, इसको हम लोग अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब ये तो हमारे पास फैक्टर्स हो गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हम लोग इसको इक्वल टू 0 करके ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। सो 2s - 1 इज इक्वल टू 0, इससे हमारे पास आएगा s इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर भी 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, -1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 ले लेंगे तो हमारे पास आएगा s इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमारे पास अल्फ़ा हो गया है 1/2 एंड बीटा भी हो गया है 1/2। अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा + बीटा मतलब 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू -b, माइनस ऑफ -4 बाई a, मतलब हमारे पास 4 है। नेक्स्ट 1/2 + 1/2 होगा हमारे पास 2/2, विच इज़ नथिंग बट 1,
एंड माइनस ऑफ -4 मतलब +4, 4/4। अगर हम लोग इसे कैंसिल करेंगे 2/2 होता है हमारे पास 1 एंड 4/4 होता है 1, 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। दिस इज़ वेरीफाइड। नाउ वी कैन डू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। तो 1/2 इंटू 1/2 is equals to C which is 1/A which is 4. 1/2 into 1/2 करेंगे, 1 times 1 is 1, 2 times 2 is 4. 1/4 is equal to 1/4. This is verified. Now let us go to question number 3. तो हमारे पास question number 3 में है 6x² -3 -7x। ठीक है, थोड़े से हमारे पास टर्म्स शफल्ड है, हम लोग इसे लिख लेंगे बराबर। पहले x² टर्म्स, फिर आएगा हमारे पास x टर्म्स, देन कांस्टेंट। तो ये हो गया 6x² -7x -3। तो पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 6 times 3 होता है हमारे पास 18। ओके, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 18। अब हम लोग मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि अगर हम लोग ऐड करें तो हमारे पास आएगा -7 एंड मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 18। तो हम लोग -7 को कैसे लिख सकते हैं? -7 को हम लोग लिख सकते हैं -9 + 2। ठीक है, अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 6x² -9x + 2x -3। अब हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन मिलेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है? 6 और 9 दोनों भी हमारे पास 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हम लोग यहाँ से 3x कॉमन में ले लेंगे। तो हमने जब 3x कॉमन में लिया, हमारे पास बचा यहाँ पर 2x माइनस यहाँ से 3 ले लिया, मतलब यहाँ पर बचा 3 एंड हमने x ले लिया तो बचा 3। अब यहाँ से हम लोग 1 कॉमन में लेंगे, +1 अगर हमने कॉमन में लिया तो हमारे पास बचा 2x -3। तो हम लोग 2x -3 2x -3 हमारे पास सेम है, हम लोग एक ही बार लिख लेंगे। एंड हमारे पास बचा 3x + 1, तो हम लोग लिख लेंगे 3x + 1। अगर हम लोग इसको 0 के इक्वल में डालेंगे, 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 3/2। और अगर हम लोग 3x + 1 को रखेंगे 0 के इक्वल, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू -1/3। सो अवर अल्फ़ा इज़ 3/2 एंड बीटा इज़ -1/3। अब वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग। अल्फ़ा + बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा + बीटा 3/2 प्लस ऑफ -1/3 इज़ इक्वल टू -b, जो कि हमारे पास है -7/a, जो कि हमारे पास 6। फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग 3/2 प्लस -1/3 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7/6 विच इज़ इक्वल टू -7 होगा +7, ये हो गया 7/6। दिस इज़ वेरीफाइड। अब हम लोग करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3 इज़ इक्वल टू C/A, मतलब C है हमारे पास -3 एंड A है हमारे पास 6। तो 3 इंटू -1 हो गया -3/2 3s are 6 इक्वल टू -3/6। दिस इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ आवर 4th क्वेश्चन। तो हमारे पास 4th क्वेश्चन है 4u² + 8u। 4u² + 8u। ओके, हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। हम लोग 4 और 8 का कॉमन फैक्टर देखेंगे। हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर है 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से कॉमन में ले लें 4u, तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर तो सिर्फ हमारे पास एक ही u बचेगा, प्लस अगर हम लोग यहाँ 8 में से 4 ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 और u तो चलेगा। हमारे पास बचा 4u इंटू u + 2। अब हम लोग यहाँ पर इसे अलग अलग करके 0 के इक्वल में रख लेंगे। 4u इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास आएगा u इज़ इक्वल्स टू 0/4 नथिंग बट 0, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई 0। और अगर हम लोग u + 2 इज़ इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमारे पास आएगा u इज़ इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास अल्फ़ा हो गया है 0
एंड बीटा हो गया है -2। अब हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -b। तो हमारे पास b है 8, -8/a मतलब हमारे पास a है 4। तो 0 प्लस -2 होगा हमारे पास -2 एंड 4 टाइम्स 1 इज़ 4, 4 टाइम्स 2 इज़ 8। तो ये हो गया -2, हेंस दिस इज़ वेरीफाइड। अल्फ़ा इंटू बीटा देखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a। तो 0 टाइम्स -2 इज़ इक्वल टू c/a। c तो हमारे पास कांस्टेंट कुछ नहीं दिया गया है तो हम लोग इसको 0 रख लेंगे, बाई a विच इज़ 4। तो 0 टाइम्स -2 इज़ 0 एंड 0/4 इज़ 0, हेंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है t² -15। अब इस केस में हमारे पास जो बीच का टर्म होता है b वो नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, हमारे पास पहले टर्म का स्क्वायर है तो हम लोग एक काम करेंगे, कांस्टेंट का भी स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारे पास 15 कैसे आएगा, स्क्वायर और रूट लगा देंगे हम लोग इसको, तो मतलब स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वापस से 15 आ जाएगा। सो 15 कैन बी रिटन एज √15²। सो नाउ दिस इज t² माइनस √15²। ओके, तो अब हमारे पास ये कौन से फॉर्म में आ गया, हमारे पास आ गया है a² माइनस b² वाले फॉर्म में, विच इज़ नथिंग बट a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हमारे पास a यहाँ पर t है एंड b इज़ √15। तो अब हम लोग t² माइनस √15² को इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो a प्लस बी मतलब t प्लस 15 इंटू a माइनस बी विच इज़ t माइनस 15। √15 लिखेंगे, t प्लस √15 इंटू t माइनस √15। ओके, अब हम लोग इसको 0 के इक्वल में रख लेंगे। t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो मतलब हमारे पास आएगा t इज इक्वल्स टू माइनस √15। देन अगर हम लोग t माइनस √15 को अगर रख ले 0 के इक्वल में, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आएगा t इज इक्वल्स टू पॉजिटिव √15। ओके, सो अल्फ़ा इज माइनस ऑफ √15 एंड बीटा इज √15। ठीक है, अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस √15 प्लस √15 माइनस b/a माइनस ऑफ b। हमारे पास b तो नहीं है तो हम लोग माइनस ऑफ 0 लेंगे बाई a विच इज़ 1। ठीक है, प्लस √15 माइनस √15 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 0 एंड 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 ओनली। तो 0 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज़ वेरीफाइड। देन हम लोग लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा नथिंग बट c/a। तो माइनस √15 इंटू √15 is equal to c which is -15 by a which is 1। ठीक है, √15 इंटू √15 हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ √15 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -15/1 होगा -15। हियर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा -15 इज इक्वल टू -15, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला रूल। तो हम लोग पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 टाइम्स 4 इज़ 12। अब हम लोग मिडिल टर्म मतलब -x -1, इसको हम लोग इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, ऐड करेंगे तो -1 आएगा। सो -1 कैन बी रिटन एज -4 प्लस 3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर x की जगह पे लिख लेंगे, पहले 3x² आ जाएगा, -4x प्लस 3x माइनस 4। अब हम लोग यहाँ पर इसमें से कुछ कॉमन में ले लेंगे एंड यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन में ले लेंगे। यहाँ से हम लोग अगर x ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x माइनस 4 एंड यहाँ से अगर हम लोग ले लेंगे 1 कॉमन में तो हमारे पास बचेगा 3x माइनस 4। तो 3x माइनस 4 सेम है, हम लोग एक ही बार लिख लेंगे। इनटू हमारे पास बचा है x प्लस
1 यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1। अब अगर हम लोग 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू 4/3। एंड अगर हम लोग ले लें x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू -1। नाउ लेट अस वेरीफाई। अल्फ़ा तो हमारे पास हो गया है 4/3 एंड बीटा इज़ -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा नथिंग बट 4/3 प्लस -1 विच इज़ इक्वल टू -b, मतलब माइनस ऑफ -1/a विच इज़ 3। तो 4/3 प्लस -1 अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3। 1/3 is equals to minus of -1 which is nothing but positive 1/3. So this is verified. Next है हमारे पास alpha into beta is equal to c/a. Alpha into beta 4/3 into -1 is equal to c which is 4 minus 4/a which is 3. 4 into -1 is -4/3 is equal to c/a which is -4/3. This is verified. तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमारे पास सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ गिवन है, हमें उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी, पहला वाला है हमारे पास 1/4 विच इज़ अवर सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड वी हैव -1 जो कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट 1/4 be the sum of zeros and -1 be the product of zeros, be the product of zeros. Okay, then we know that alpha plus beta, फिर यहाँ पर लिखेंगे we know that alpha plus beta is equal to -b/a. The relationship between zeros and coefficients हमने already पढ़ा था। alpha plus beta is equals to -b/a and alpha into beta is equals to c/a. ठीक है, तो हमारे पास alpha plus beta है 1/4. So we can write here 1/4 is equal to -b/a and we can write alpha into beta which is -1 विच इज़ इक्वल टू c/a. ठीक है, अब हमें यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। a इज़ इक्वल्स टू 4 एंड देन b इज़ इक्वल्स टू -1 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 1 इज़ इक्वल्स टू -b है, तो माइनस अगर हम ये तरफ सेंड कर दें तो b इज़ इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने अभी तक के c की वैल्यू नहीं निकाली, क्यों? हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में a की वैल्यू अभी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो -b/a में से a की वैल्यू आई है उसे हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे -1 के साथ। तो जब हम लोग -1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -4 एंड डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। सो -4/4 इज़ इक्वल टू c/a हो गया। a की तो वैल्यू 4 आ गई हमारे पास एंड c नाउ इज़ इक्वल टू -4। तब हम लोग a, b और c के वैल्यूज़ हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। सो देयरफॉर अवर इक्वेशन या फिर अवर पॉलिनोमियल या फिर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़ ax² मतलब 4x² + bx। तो हमारे पास b है माइनस, तो हम लोग लिखेंगे -x + c मतलब -4, तो -4। दिस इज़ अवर पॉलिनोमियल। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन में है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज़ √2 एंड 1/3। ओके, सो लेट अस keep that √2 is sum of the zeros. Let √2 be sum of zeros and 1/3 be the product of zeros. Okay, now we already know that alpha plus beta is -b/a. We know that
alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta is equal to c by a. Now we can substitute the values. हमारे पास alpha plus beta क्या है? Sum of zeros we have root 2. Root 2 is equals to minus b by a and from here alpha into beta which is 1 by 3 which is c by a. तब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू c by a में से आ रही है. a इज़ इक्वल्स टू 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस b by a में हमारे पास a की वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो a की वैल्यू आ रही है उसको हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सो 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 विल बी 3 रूट 2 एंड डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बाई 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस b by a. सो a की वैल्यू तो 3 आ गई हमारे पास. अब b की वैल्यू क्या आ रही है, 3 रूट 2 इज़ इक्वल टू माइनस b आ रहा है, तो b विल बी इक्वल टू माइनस 3 रूट 2 एंड देन वी हैव c इज़ इक्वल टू 1. देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़, पहले ax स्क्वायर लिखेंगे हम लोग. ax स्क्वायर मतलब आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस bx हमारे पास है माइनस रूट 2, तो आएगा 3 रूट 2x प्लस c मतलब प्लस 1. दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द थर्ड क्वेश्चन. तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वी हैव रूट 5. नाउ वी कैन राइट 0 एज सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड रूट 5 को हम लोग लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. ठीक है. नाउ we already know that alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta is equal to c by a. Now we can substitute the values. Alpha plus beta which is 0, 0 is equal to minus b by a. तो कोई भी हमारे पास होल नंबर होता है हम लोग उसको रेशनल नंबर्स में बाई 1 की तरह लिख सकते हैं. एंड c by a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास है रूट 5, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं रूट 5 by 1 इज़ इक्वल टू c by a. अब हमारे पास दोनों में भी a की वैल्यू 1 आ रही है, तो हम लोग रख लेंगे a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल्स टू 0 हो रहा है हमारे पास एंड c वी हैव रूट 5. ओके. सो नाउ आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी ax स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर 1 है हमारा कोएफिशिएंट प्लस bx, तो b की वैल्यू 0 होगी तो मतलब x का कोएफिशिएंट हट जाएगा एंड हमारे पास है प्लस c, तो ये आ जाएगा प्लस रूट 5. दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द फोर्थ क्वेश्चन. सो इन द फोर्थ क्वेश्चन वी हैव 1 एंड 1. तो यहाँ पर हमारे पास 1 सम ऑफ रूट्स है एंड अगेन 1 इज़ प्रोडक्ट. ठीक है. अब लिखेंगे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस b by a. Alpha into beta is equal to c by a. Now substituting the values, alpha plus beta हमारे पास है 1. 1 can be written as 1 by 1 which is equal to minus b by a and alpha into beta which is 1, again we can write it as 1 by 1 which is equal to c by a. हमारे पास दोनों में भी a की वैल्यू 1 आ रही है, c की वैल्यू 1 and b की वैल्यू minus 1. Let us write a is equals to 1, b is equal to minus 1 and c is equal to 1. Therefore our required polynomial will be ax square which is x square plus bx, मतलब माइनस x आ जाएगा प्लस c. This is our required polynomial. Now fifth question we have minus 1 by 4 and 1 by 4, where minus 1 by 4 is the sum and 1 by 4 is the product. Now we can write alpha plus beta is equal to minus b by a. Alpha into beta is equal to c by a. So alpha plus beta we have minus 1 by 4 is equal to minus b by a. And alpha into beta we have 1 by 4 which is equal to c by a. Now हमारे पास दोनों में भी a की वैल्यू 4 ही आ रही है, c we got 1 and minus 1 is equals to minus b, मतलब माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, विल गेट b is equals to 1. So a is 4
b is equal to 1 and c is equal to 1. So our required polynomial will be 4x square plus bx, मतलब x आएगा plus c 1. Okay, now with the last question, sixth one, we have 4 as the sum of zeros and 1 as the product of zeros. Again we'll keep 4 as the sum and 1 as the products. Now we know that alpha plus beta is equal to minus b by a, and alpha into beta is equal to c by a. Now substituting the values, alpha plus beta we have 4, we can write as 4 by 1 which is equal to minus b by a, and alpha into beta we have 1 which we can write as 1 by 1 which is equal to c by a. दोनों में से भी हमारे पास a की वैल्यू आ रही है 1 and b is equals to minus 4, because 4 is equal to minus b, माइनस वहाँ पर सेंड कर देंगे तो आएगा b is equals to minus 4 and we have c is equals to 1. So our required polynomial will be x square minus 4x plus 1. This is our required polynomial. तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 यहीं पर ख़त्म होती है और हमारा सेकेंड चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट्स है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल.